सबसे पहला प्रॉब्लम, उन्होंने काफी कुछ झूठ लिखा है जो मैं फैक्ट से आपको बताऊंगी। वो फैक्ट से अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। मैं एक काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ। फिर आप चोलास को ले लीजिए, महान शासक है। सोशल मीडिया पे डोडो सेना रोने लगी और संगी बेचारे तथ्यों से डरकर मेरी फोटोज वायरल। बाबर, अकबर, औरंगजेब, आप देखिए बाबर के नाम पे लिखा है कि ब्रूटल और रूथलेस कॉन्करर उनको लिखा है कि आप बच्चों को झूठ पढ़ा रहे हैं। झूठ नहीं है, ये एक कम्युनल ट्विस्ट वाला झूठ है, एक मजहबी बैर फैलाने वाला झूठ है। अकबर के बारे में ब्लेंड ऑफ ब्रूटैलिटी एंड टॉलरेंस। तो एनसीईआरटी को ये क्या जरूरत पड़ गई कि उनको झूठ बोलना पड़ा ताकि अकबर जो एक रूलर जिसको सब पॉपुलर हिस्ट्री में भी बड़ा कॉस्मोपॉलिटन मानते थे, उसको भी आप अटैक कर रहे हैं फॉर बीइंग ब्रूटल। खासकर मुगल जो शासक थे जिनको आक्रांता कहकर एक ही शब्द में समेट दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं इस पूरी आइडियोलॉजी के एक तरह से दिल में है, एट द हार्ट ऑफ देयर आइडियोलॉजी, कि हम उनको आक्रांताओं को बताएंगे, मुगल बादशाहों को आक्रांता कि वो कितने ब्रूटल थे, वो कितने निर्दयी थे, उन्होंने कितनी नाइंसाफी की और उसका बदला आज के मुसलमानों से लेने की कोशिश या उसको जायज ठहराने की एक कोशिश के तौर पर क्या आप देख पा रही हैं? स्ट्रक्चरिंग का नाम देकर एनसीईआरटी चेंजेस ला रही है टेक्स्ट बुक्स में। ये प्रॉब्लम मेरी सबसे ज्यादा ये है कि जो तथ्य कभी तथ्य थे नहीं, उनको तथ्य बनाकर परोसा जा रहा है। ये सिर्फ एनसीईआरटी के थ्रू ही नहीं, अगर आप मूवीज वगैरह देखें, छावा जैसे कि, उन सब के थ्रू यही एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि इतिहास में मुस्लिम शासक बर्बर थे। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नरेंद्र मोदी राज के पिछले 11 साल को अगर एक शब्द में बयान करना हो तो वो ये कि ये पूरा साम्राज्य ही झूठ पर टिका हुआ है, झूठ और लोगों को बहकाना। और ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, पूरा का पूरा जो आरएसएस का सिद्धांत है वही इस बात पर टिका हुआ है। और इसी के एक बानगी के तौर पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से व्हाट्सएप जो ग्रुप्स हैं उनको वेपनाइज किया गया, उनको हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया लगातार पिछले 3 इलेक्शंस में। और अब जिस तरह से झूठ हमारी इतिहास की किताबों तक में पैवस्त हो रहा है, लगातार इसकी कोशिश हो रही है, लेकिन एक इस बार जो कोशिश हुई है बेहद खतरनाक है। इतिहास को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर, कुछ चीजों को हटाकर, कुछ चीजों को जोड़कर जिस तरह हमारे सामने पेश किया जा रहा है, सीधे तौर पर हमारे समाज के लिए, हमारी जो मौजूदा पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी, उसके लिए खतरनाक है। मैं इस वक्त कहना चाहती हूँ एनसीईआरटी के बारे में, खासकर जो 8वीं कक्षा की जो किताब आई है उसमें जो सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की जो किताब है, इसमें खासकर जो मुगल काल है उसमें रिलीजियस इनटॉलरेंस यानी धार्मिक असहिष्णुता को लेकर कई बातें कही गई हैं और कहा जा रहा है उसको उजागर किया गया है, जैसे कोई नया तथ्य 500-700 साल बाद हमारे सामने आ गया और उस किताब में जोड़ा जा रहा है। दूसरी बात कि जिस तरह से जो मुगल बादशाह हैं, चाहे वो बाबर हो, अकबर हो या औरंगजेब हो, उनको कहा जा रहा है कि वो कितने बर्बर थे, कितने क्रूर थे, यानी अकबर तक को बर्बर कहा जा रहा है। और साथ साथ मंदिरों को तोड़ना और जिस तरह की बर्बर गतिविधियां और उन्होंने उस तरह के काम किए, उस सबको उजागर करने की बात हो रही है दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान। इसके अलावा जो कॉलोनियल इंडिया है उस पर भी बातचीत हुई है। इसी सप्ताह जो पुस्तक जारी की गई है उसमें जो एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के नाम से ये एनसीईआरटी की किताब है। मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान मौजूद है, डॉक्टर रुचिका शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका रुचिका। खासकर आप मिडिवल इंडिया और जो मध्यकालीन भारत है उसमें आपकी रुचि है और आप एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं बाकायदा लोगों को जागरूक करने के लिए इतिहास पर। और आपकी नई पहचान ये है कि आप टीवी चैनलों के स्टूडियो में जाकर खबर भी लेती हैं जो एंकर्स हैं उनकी। जी जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी आरफा। और ये पहचान एज एन इतिहासकार मेरी बन गई है। थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये काम शायद टीवी एंकर्स को खुद ही करना चाहिए था, जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने का। बट आई गेस अब कोई नहीं कर रहा है तो किसी को तो करना पड़ेगा। कोई नहीं कर रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा। और ये शायद सोचा नहीं होगा आपने जब आप पढ़ रही थी इतिहास की, ये दिन भी आएगा जब आपको यूट्यूब वीडियोस बनाकर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, टीवी चैनलों पे आप जाती हैं। हालांकि थोड़ी सी असहमति आपसे मुझे है इस बारे में, हम चर्चा करेंगे कि आप क्यों जाती हैं आखिर टीवी चैनलों पर। जी जरूर। लेकिन फिलहाल मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि किस तरह से बाबर, अकबर, औरंगजेब, आप देखिए बाबर के नाम पे लिखा है कि ब्रूटल और रूथलेस कॉन्करर उनको लिखा है, यानी कि बहुत ही क्रूर और निर्दयी विजेता थे बाबर। इसके अलावा
अलावा अकबर के बारे में ब्लेंड ऑफ ब्रूटैलिटी एंड टॉलरेंस। आप सोचिए, आईने अकबरी लिखने वाला एक व्यक्ति, उसको कहा जा रहा है कि वो ब्रूटल था, वो व्यक्ति, अकबर का शासनकाल क्रूर था, और लेकिन उसमें सहिष्णुता जरूर थी। अब औरंगजेब पे आ जाते हैं। जाहिर है, औरंगजेब को लेकर तो आपने तमाम तरह का प्रोपेगेंडा सुना ही है कि कितना ज्यादा एक ऐसा व्यक्ति था जिसे इंसान कहें या शैतान कहें, कहना मुश्किल है, और किस तरह से जो मंदिर हैं और गुरुद्वारे हैं वो तोड़े गए। रुचिका, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सिर्फ इतिहास की किताबें नहीं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं, बल्कि हम देख रहे हैं किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए जो ट्विटर के हैंडल्स हैं, फेसबुक पे बड़ी बड़ी पोस्ट लिखी जा रही हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाए जा रहे हैं, और टीवी चैनलों पर भी जिस तरह से जहर उगला जा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा मकसद इतिहास में झूठ मिलाकर परोसना, उसका आप क्या मकसद देखती हैं? कैसे लोगों की ये जो साइकी है, जो उनका जहन और दिमाग है, उस पर कैसे काम करता है? मुझे लगता है कि ये सब चीजें ऐसे परोस कर एक आइडियोलॉजी को परोसा जा रहा है, एक नैरेटिव को परोसा जा रहा है। टेक्स्ट बुक्स की बात करें तो बहुत समय से ये होता आया था कि जब भी कोई रिजीम चेंज होता है, कोई गवर्नमेंट चेंज होती है सेंटर पे, तो थोड़ा बहुत नैरेटिव शिफ्ट होता था। लेकिन जो अब हो रहा है पिछले 6-7 सालों में, ये जो रिस्ट्रक्चरिंग का नाम देकर एनसीईआरटी चेंजेस ला रही है टेक्स्ट बुक्स में, ये प्रॉब्लम मेरी सबसे ज्यादा ये है कि जो तथ्य कभी तथ्य थे नहीं, उनको तथ्य बनाकर परोसा जा रहा है। और इससे मुझे बहुत गुरेज है, इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप बच्चों को झूठ पढ़ा रहे हैं, और ये इसका बहुत बड़ा खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ झूठ झूठ नहीं है, ये एक कम्युनल ट्विस्ट वाला झूठ है, एक मजहबी बैर फैलाने वाला झूठ है। तो बच्चों के लिए इसका सीधा सीधा इस पे असर पड़ेगा। जैसे कि एक जगह एनसीईआरटी कहती है कि जो जजिया है वो अकबर ने अपने बाद के दशकों में लाना शुरू किया, रिपील कर दिया या बंद कर दिया, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जब वो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी 1556 में, फिर 1556 से 1560 में वो बैराम खान की रीजेंसी में रहे, फिर 1560 में जब वो अपने आप में एक शासक बन गए, तो उसके 3 साल बाद ही 1563-64 में उन्होंने जिजिया हटा दिया था सबसे पहले। तो ये तो कहीं आइडिया है ही नहीं कि उन्होंने अपने बाद के दशकों में हटाया। तो एनसीईआरटी को ये क्या जरूरत पड़ गई कि उनको झूठ बोलना पड़ा, ताकि अकबर जो एक रूलर, जिसको सब पॉपुलर हिस्ट्री में भी बड़ा कॉस्मोपॉलिटन मानते थे, उसको भी आप अटैक कर रहे हैं फॉर बीइंग ब्रूटल। और उनकी ब्रूटैलिटी का वो एक ही इंसिडेंट लेकर आती है, सीज ऑफ चित्तौड़ वाला। और मेरे को एनसीईआरटी के दोहरे मापदंड से ये प्रॉब्लम है कि जब आप क्लास 7th की टेक्स्ट बुक देखें जहां चोलास वगैरह का जिक्र है, चोलास की इंस्क्रिप्शन में तो बहुत ब्रूटैलिटी भरी हुई है। वो जहां जाते हैं पूरे पूरे शहर जला देते हैं, औरतों को उठा लेते हैं, औरतों का नाक काट देते हैं। मैं बाकायदा इंस्क्रिप्शन के साथ ये सब चीजें बता दूंगी आपको। लेकिन उनको तो कहीं भी क्रूअल नहीं कहा गया, उनको महान शासक बताया गया। तो ये क्लियर है कि एनसीईआरटी ये मान के चल रही है कि सिर्फ मुस्लिम शासक ही क्रूर थे, और बच्चों को हम यही सिखाएंगे कि मुस्लिम शासक ही क्रूर थे। और जो बच्चा क्लास 7th में पढ़कर आया है कि चोला महान थे और जो कोट अनकोट हिंदू रूलर्स थे वो महान थे, अब ये पढ़ रहा है कि मुस्लिम मुस्लिम शासक खराब थे, उस पे आप सोचिए कितना खराब असर पड़ेगा ये मजहबी बैर का। उसके दिमाग में तो ये सेट हो जाएगा ना कि सिर्फ मुस्लिम्स जो थे उन्होंने हिस्ट्री में मारकाट की है, ब्रुटैलिटी की है, बाकी किसी हिंदू ने नहीं की, जबकि ये बिल्कुल गलत है। और गलत है। और रुचिका शर्मा, हमें इतिहास इस बात का गवाह है, और मैं कहती हूँ हमारा ताजा इतिहास इस बात का गवाह है कि इतिहास की किताबों से और इतिहास से जब छेड़छाड़ करने की कोशिश होती है और झूठ परोसा जाता है, तो बाकायदा हमने बाबरी मस्जिद जैसा इंसिडेंट देखा, जो अब राम मंदिर बन चुका है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो 2 सीटों से 302 सीटों पर आ चुकी है, उसका पूरा बेसिस ही यही है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जाए, ताजा घटनाओं को भी एक अलग तरीके से पेश किया जाए। आप यहाँ पर ये कह रही हैं, और ये देखिए, ये जो खासकर मुगल जो शासक थे, जिनको आक्रांता कहकर एक ही शब्द में समेट दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं इस पूरी आइडियोलॉजी के एक तरह से दिल में है, एट द हार्ट ऑफ देयर आइडियोलॉजी, कि हम उनको आक्रांताओं को बताएंगे, मुगल बादशाहों को आक्रांता, कि वो कितने ब्रूटल थे, वो कितने निर्दयी थे, उन्होंने कितनी नाइंसाफी की, और उसका बदला आज के मुसलमानों से लेने की कोशिश या उसको जायज ठहराने की एक कोशिश के तौर पर क्या आप देख पा रही हैं?
जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एनसीईआरटी के थ्रू ही नहीं, अगर आप मूवीज वगैरह देखें, छावा जैसे कि, उन सब के थ्रू यही एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि इतिहास में मुस्लिम शासक बर्बर थे और उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को मारा है, जबरन कन्वर्जन्स कराए हैं, जबकि इसका कोई फैक्ट नहीं है। अगर आप देखें कि मुस्लिम पॉपुलेशन कब बढ़ी इतिहास में, तो एक फ्रेंच ट्रैवलर आए थे 19th सेंचुरी में, वो बताते हैं कि उनके समय में, मॉन्सोर एबेर करके उनका नाम था, वो कहते हैं कि उनके समय में मुस्लिम पॉपुलेशन 16% थी। लेकिन जब अंग्रेज लोग अपना सेंसस करते हैं 20th सेंचुरी में, जब अंग्रेज शासक, तो उनके समय में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ के 25% हो गई थी। ये था सबसे बड़ा मुस्लिम्स का जंप। और उस समय में बहुत रीजंस थे, क्योंकि उस समय मॉडर्न मेडिसिन भी आ गई थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई थी, तो बड़े सारे रीजंस हैं कि क्यों पॉपुलेशन उस समय बढ़ गई। बट ये कहना कि उनसे पहले अकबर ने ये किया, ये बिल्कुल गलत है कि उन्होंने कोई फोर्स्ड कन्वर्जन्स कराए। अगर ऐसा होता तो आप देखिए, मुगल्स के जो सबसे ज्यादा करीबी थे वो थे राजपूत्स, तो राजपूत्स तो उनको कभी सपोर्ट नहीं करते। तोदरमल के बारे में आईने अकबरी लिखती है कि वो हमेशा अपने पास एक कृष्ण की छवि रखते थे, और उनको वो अलाउड था। अगर ये मजहबी बैर होता, उनको फोर्स कन्वर्जन करानी होती, तो सबसे पहले तोदरमल की कन्वर्जन कराते। लेकिन ऐसा तो नहीं है। मान सिंह, जिन्होंने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनको भी अपनी रिलीजन फॉलो करने की पूरी पूरी आज़ादी थी। इनफैक्ट एक कोर्ट पोएट थे अकबर के, पृथ्वीराज करके, पृथ्वीराज राठौर उनका प्रॉपर नेम था, ब्रज में उनको पृथ्वीराज बोलते थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर पोएम लिखी थी कृष्ण और रुक्मिणी के ऊपर, कृष्ण रुक्मिणी री बेली। वो बाकायदा उन्होंने तभी लिखी जब वो नवरत्न का हिस्सा थे अकबर के। तो ऐसा तो कभी भी नहीं था अकबर के शासन में या किसी और रूलर के शासन में। इनफैक्ट औरंगजेब, जिनको हम बहुत बुरा मानते हैं, उनके शासन की दो संस्कृत की सोर्सेज हमारे पास, जैन सोर्सेस हैं। एक 1670 में लिखी गई थी पद्मनंदी पंचविशिका, और एक 1700 में लिखी गई थी ब्रह्म विलास करके। दोनों ये बात कहती हैं कि औरंगजेब के रेन में, औरंगजेब के अहद में, हमें अपना रिलीजन फॉलो करने की पूरी पूरी आज़ादी है, बहुत रिलीजियस टॉलरेंस है, वो कहती हैं। तो ये जो आज और हम, इसके अलावा लेकिन जो पूरी तस्वीर जो दिखाने की कोशिश है वो ठीक उल्टा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अगर ऐसा था तो भारत में इतने मुसलमान कहाँ से आ गए? ये तो वही थे जो तथाकथित निचली जातियों के लोग थे जो कन्वर्ट हो गए। तो ये कन्वर्ट क्यों हुए? अगर मान लेते हैं कि अगर तलवार की बेसिस पे नहीं भी हुए, तो फिर ये क्या डर से हो गए या इतना प्रेम था उनको मुगल बादशाहों से? आखिर हुआ क्या, इतनी आबादी कहाँ से 20 करोड़ लोग आ गए? नहीं, ये अगर आप कहीं भी देखेंगे तो कन्वर्जन फोर्स्ड नहीं आप कर सकते, धर्म का परिवर्तन आप फोर्स नहीं कर सकते। आप किसी कोई भी हिस्ट्री उठा लें, सबसे ज्यादा इसके सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल होते हैं या तो मिशनरीज या फिर सूफी सेंट्स। अगर आप इस्लाम की बात ले लें तो ये रिचर्ड ईटन का भी बहुत बड़ा थीसिस है। सूफी सेंट्स बल्कि राजा से पहले पहुंच जाते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के आने से पहले कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली आ गए थे, और कितने लोग उनकी पावर से इंप्रेस होकर उनके पास जाते थे कि सर मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, सर मेरी नौकरी नहीं लग रही है, और वो उनको कहते थे कि साल के अंत तक हो जाएगा। और अगर हो जाता था, चलिए 10 में से 4 का भी हो गया, तो लोग मानते थे कि हाँ भाई, सूफी संत की बहुत बड़ी पावर है, और काफी लोग उनसे इंप्रेस होकर, उनको सुनकर अपना धर्म परिवर्तन कर लेते थे। मोहम्मद हबीब का थोड़ा ये थीसिस भी था, जो इरफान हबीब के वालिद थे, उनका ये थोड़ा थीसिस भी था कि जो निचली जातियां हैं, उनको इस्लाम में एक तरीके की क्वालिटी दिखती थी, तो इसीलिए वो अपनी जाति से एस्केप होने के लिए इस्लाम में बदल जाते थे, ताकि उनको जो निचली जाति होने का कर्स है वो ज़्यादा देर तक नहीं झेलना पड़े। हालांकि इसमें थोड़ी सी इशू था जो इरफान हबीब ने ठीक कर दिया था, बट ओवरऑल ये थीसिस कहीं ना कहीं मान्य है कि ये एक तरीके का एक सोशल रेवोल्यूशन भी मानते हैं मोहम्मद हबीब इस्लाम को, जहाँ पे निचली जातियों को ये लगता था कि अगर हम अपना रिलीजन बदल लेंगे तो हो सकता है कि हमें अपनी कास्ट के जो कर्स है, कास्ट की जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो नहीं सहनी पड़ेगी। तो एक ये भी फैक्टर था, और दूसरा तो है और ही ये सूफीज जो हैं और ये वो। फैक्टर तो मिशनरीज केस में भी लागू होता है कि जहाँ बहुत सारे जो दलित आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उन्होंने भी इससे बचने के लिए
उन्होंने जिस तरह से मिशनरीज वहां पहुंची हैं और जाहिर है उन्होंने कन्विंस किया, और उस कास्ट एट्रोसिटी से बाहर आने के लिए भी उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया और कभी इस्लाम को अपनाया। जी। जी, ये क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए भी बिल्कुल लागू होता है। इनफैक्ट क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए और भी, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज सबसे पहले थे जिन्होंने एजुकेशन और रिलीजन को क्लब कर दिया। तो अगर आप वेस्टर्न एजुकेशन लेंगे, जो कि बहुत दलित्स ने लेनी शुरू की और बहुत अच्छा हुआ उनके लिए, तब उनको पता लगा कि वो कास्ट में कितने प्रताड़ित है, कास्ट सिस्टम में। तो इसीलिए उनके तरफ काफी लोग जो दलित आदिवासी वर्ग से आते थे वो अट्रैक्ट हुए। एक ये भी बात है कि जो सूफी संत थे वो अपने रिलीजन की प्रीचिंग जो थे लोकल लैंग्वेजेस में करते थे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो राजा कभी नहीं कर सकता था। राजा के पास स्टेटस था, वो हमेशा फारसी में बोलेगा। अब फारसी उस समय लोकल लैंग्वेज थी ही नहीं। बट जो ये सूफी संत थे, जो जैसे कि रिचर्ड गिड ने बोला, जो दक्कन में गए थे, वो दखनी में बोला करते थे। उनके सारे के सारे जो गाने होते थे, सॉन्ग्स होते थे, प्रेयर्स होती थी, वो सब दखनी में होती थी। तो इनको चक्की नामा और चरखा नामा बोलते थे, जिसमें जो औरतें भी होती थी, जो काम करते करते अगर अल्लाह का उनको जिक्र करना हो तो वो चक्की नामा गा लेती थी, चक्की चलाते चलाते, चरखा चलाते चलाते। तो ये सब जो बड़ी इंटरेस्टिंग वेज में आप लोगों तक पहुंचे, इसीलिए आप देखेंगे बंगाल और केरला में काफी ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन थी, जबकि मुगल्स का शासन बंगाल और केरला में ही सबसे कम रहा था। तो अगर उन्होंने तलवार के दम पे कराना होता तो ये दो जगह पे नहीं होती इतनी मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर, बहुत इसलिए। बहुत बहुत ठीक बात आप इस वक्त कह रही हैं, और जाहिर है बहुत लंबी मैं ये उम्मीद करती हूँ कि किसी वक्त बहुत लंबा वक्त होगा और आपसे इतिहास में जाकर उसकी परतों में हम जाकर अलग अलग इंसिडेंट्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी मैं इतिहास को बदलने की जो राजनीति है जी। और उसके लिए किस तरह के औजारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और आखिर क्या करें वो लोग जो नहीं चाहते कि सबसे पहले तो झूठ का सहारा लिया जाए, दूसरे इसको काउंटर कैसे किया जाए, इस तरह की तरकीबें कहाँ से लाई जाएं उन लोगों के जरिए जिनके पास सत्ता का बल नहीं है, वो लोग जो कि इंस्टीट्यूशंस के साथ। आप ये देखिए किस तरह से रुचिका, जाहिर है आप जानती हैं इस बात को, छेड़छाड़ हो रही है। मतलब एनसीईआरटी देखिए, मतलब एक तरह से मैं कहूंगी एक पवित्र संस्था है जिसका काम है हमारी पूरी पीढ़ी जी। के एक बड़े हिस्से को पढ़ाना और उनको सच्चाई के मार्ग पर ले जाकर। इतिहास अच्छा और बुरा दोनों होता है। आप यहाँ पर ये साफ तौर पे कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि बहुत शांति प्रिय थे जो मुगल बादशाह थे, आप ये कह रही हैं कि दस्तूर ही हिंसा का था। क्योंकि अब जो अगला सवाल आ जाता है जो इतिहास की किताबों में भी बदला जा रहा है और जिस पर राजनीति इस वक्त भी गरमा रही है, वो है जो धर्म स्थल है उनको बदलना, मस्जिदों को फिर मंदिरों में बदलना, और बाकी फिर उसके बाद गुरुद्वारों का जो नंबर आ जाएगा वो उनका भी आ जाएगा, जो चर्च है उनका भी नंबर आ जाएगा कि वो भी देखिए उस वो भी बने हुए हैं मंदिरों के ऊपर। तो मैं इसमें ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई ऐसा हुआ कि हजारों लाखों की तादाद में मंदिर तोड़े गए? क्या वाकई ऐसा हुआ लोगों को पूजा पाठ की इजाजत नहीं थी और अब उस हिस्ट्री को दुरुस्त करने की जरूरत है जिसके लिए हमें नरेंद्र मोदी सरकार की जरूरत है? जी, देखिए, सबसे पहले तो ये आइडिया कि मुगल ब्रूटल थे, बिल्कुल गलत है। सारे रूलर्स ब्रूटल थे। कोई भी मोनार्की हो, अगर उसको अपना वर्चस्व जमाना होता है तो उसको क्रूरता का सहारा लेना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका वर्चस्व नहीं जम पाएगा। तो ये तो बात सिरे से खारिज करती हूँ मैं कि सिर्फ मुगल ही ब्रूटल थे। मुझे लगता है सारे रूलर्स ब्रूटल थे। दूसरी बात जो आती है कि क्या सिर्फ सुल्तानों और मुगलों ने मंदिर तोड़े, अगर आप एनसीईआरटी की किताब देखेंगे तो सिर्फ यही एक किताब है क्लास 8वीं की जिसमें वो मंदिर के तोड़ने की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सुल्तानों और मुगलों के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि मुझे लगता है अगेन बहुत ही खराब सिग्नल भेज रहा है स्टूडेंट के दिमाग में, जिसको लगता है कि सिर्फ मुस्लिम शासक ही मंदिर तोड़ा करते थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आप चले जाएं काल्हान की राजतरंगिनी में, आपको एटलीस्ट 7 ऐसे रूलर्स मिल जाएंगे जिन्होंने मंदिर तोड़े थे, और काल्हान की राजतरंगिनी तुर्कियों के आने के पहले लिखी गई थी। सबसे ज्यादा तो हर्ष की बात करते हैं, वो राजा हर्ष थे कश्मीर के। वो कहते हैं कि उन्होंने सारे मंदिर कश्मीर के तोड़ दिए, बस 2 मंदिर खड़े रहे। और उन्होंने अपने राज्य में एक मंदिर तोड़ने वाले को भी स्थापित किया था। एक नया उन्होंने पोजीशन लाई थी जिसका नाम था देव उत्पात नायक, मतलब ऐसा नायक जो दैविक मूर्तियों को तोड़ता हो, वो उसका काम था। और उदयराज करके एक इंसान था, उसको ये पोस्ट मिली थी। फिर उसके बाद आप आ जाएं शंकर वर्मन पे, जो 9th सेंचुरी के रूलर थे। उन्होंने 64 मंदिरों को लूटा था बाकायदा, उस पर
पे एक्स्ट्रा कर लगाए थे और मंदिरों के पास जितने भी लैंड्स थे उनको जब्त कर लिया था। फिर उसके बाद आप क्षेमगुप्त पे आ जाएं, मुझे लगता है मंदिरों से ज्यादा बौद्ध विहार की बात होनी चाहिए, बौद्ध विहार तो बहुत टूटे गए हैं। तो क्षेमगुप्त में जयेंद्र विहार करके, अगेन वो 10th सेंचुरी कश्मीर के रूलर थे, उन्होंने पूरे का पूरा जयेंद्र विहार जला दिया था। और उसके बाद बुद्ध की मूर्ति को तोड़कर उन्होंने उस मूर्ति को अपने नए मंदिर की नींव में लगाया था, जो कि एक शिव मंदिर था। तो ये मुझे लगता है ये सारे एग्जाम्पल्स तो एनसीईआरटी आपको नहीं लाके देती है। 12th 13th सेंचुरी में बाकायदा एक पूरी मूवमेंट चली थी, जब वीर शैवाइट मूवमेंट आई थी, जहां पर जो जैन मंदिर थे, जो कि लाइव मंदिर थे, मतलब वहां पूजा अर्चना बाकायदा होती थी जैन धर्म के हिसाब से, उनको उन्होंने कब्जा करके शैव मंदिर में तब्दील कर दिया। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं। उमडेश्वर महादेव टेम्पल है राजस्थान में, मेगुदी टेम्पल है हल्लूर कर्नाटका में, आदिचनलूर में एक ऐसा टेम्पल है। तो ऐसे कितने टेम्पल्स थे जिनका बिल्कुल चेंज कर दिया गया, कुछ पोर्शन तोड़ के बाकी पोर्शन सेम रख के बाहर में नंदी लगाकर, ऐसे कितने चेंजेस हुए। मिहिर कोला करके हैं, उन्होंने 6th सेंचुरी के हुन रूलर, उन्होंने पता नहीं कितने बौद्ध विहार तोड़े थे। तो ये सारे एग्जाम्पल आपकी हमको बात बड़ी पता है ही नहीं लगने डॉक्टर रुचिका देते। शर्मा की हम जिस तरह से इतिहास की किताबों, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, टीवी चैनलों, फिल्मों के जरिए एक तरह का शैतानीकरण करने की कोशिश की जा रही है, एक तरह से एक मैं कहूंगी विलन बनाने की, ऐसा विलन बनाने की जिससे सिर्फ और सिर्फ नफरत, न सिर्फ कि वो लोग जो कि 500-700 साल पहले से कब्रों में सो रहे हैं, बल्कि आज के मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ ये भी है कि जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है जो मुगल काल का है, उसको भी बहुत कम दिखाने की कोशिश हो रही है। आज आप देखिए, हमारा खान पान हो, हमारा रहन सहन हो, जो कपड़े आपने और मैंने पहने जी हुए हैं उनमें हो, चाहे हमारी बोलचाल हो, कहाँ कहाँ से मुगलों को, कहाँ कहाँ से मुस्लिम शासन को निकाला जाएगा। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल ये कोशिश है एनसीईआरटी की कि उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हटाए जाएं। बाबर को वो क्रूर करती हैं, वो नहीं बताती हैं कि बाबर सबसे पहले थे जिन्होंने काबुल और आगरा के बीच में एक प्रॉपर रोड बनवाई। अकबर जहांगीर ने रोड्स को सिक्योर किया, मील के पत्थर बनवाए, कितने ब्रिजेस बनवाए, तो बहुत पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हुआ। शाही ब्रिज जौनपुर में आज भी खड़ा है, वो मुनीम खान ने बनाया था, मुगलों के नोबल थे। ये सब नहीं बताया। फिर हिंदी, जिसकी इतनी पॉलिटिक्स होती है कि हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे, वो मुगल के समय में आई। जो शाह आलम द्वितीय जो मुगल रूलर थे, वो हिंदी बोला करते थे। उसके बाद 1857 के रिवोल्ट का जब शुरू हुआ, तो सबसे पहले जो क्रांतिकारी थे वो कहाँ गए, वो दिल्ली आए, मुगल बादशाह के पास आए, बहादुर शाह जफर, कि आप हमारा रिवोल्ट लीड करिए। और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, जबकि उनको पता था कि सबसे पहले अंग्रेज सरकार उन्हीं को दंड देगी, और उन्होंने दिया, उन्होंने उनको एग्जाइल में रंगून में भेजा। लेकिन फिर भी उन्होंने 1857 के रिवोल्ट की हमारे साथ लड़ाई लड़ी। आप हर साल 15 अगस्त को हम लोग रेड फोर्ट पे ही झंडा फहराते हैं। कितना बड़ा सिंबल है हमारी इंडिपेंडेंस का रेड फोर्ट, वो भी तो किसी मुगल ने ही बनवाया है। फिर जो कुर्ता हम पहनते हैं, जो चोली आई है, फिर नूर जहां ने कितने अलग अलग तरीके के, जो जहांगीर की बीवी थी और अपने आप में बड़ी अच्छी एक शासक थी, उन्होंने कितने सारे हमको ड्रेसेस दी हैं। जो पंचतोलिया है, दुदामी है, एक तरीके की गाउन होता था दुदामी। पंचतोलिया एक तरीके का ओढ़नी का लाइटर वर्जन होता था। फिर जो किनारी है, सिल्वर लेस जिसको कहते हैं, या बदला है सिल्वर ब्रोकेड, वो सब भी कहते हैं कि नूरजहां लेकर आई थी, उन्होंने इनोवेशन की थी ये सब चीजों की। तो मुझे लगता है कि ये सब प्याज की तरकारी जो हम खाते हैं किचन में, जो दो प्याजा की टेक्निक है, जो बड़ी मुगलाई टेक्निक है, वो भी मुगल्स लेकर आए हैं। तो ये सब से आप कैसे निजात पालेंगे? आप एनसीईआरटी देखिए, हटाइए, नहीं हटाइए, आप आपकी बोली में, आपके न सिर्फ खाने कि में। आप झूठ का पर्दाफाश करती हैं अपने वीडियोस के जरिए, मैं देख रही थी बड़े खूबसूरत वीडियोस आप इस पर भी बनाती हैं, जिसको एक तरह की सॉफ्ट पावर कह सकते हैं, या एक तरह की सॉफ्ट वैल्यू कहना ज्यादा दुरुस्त होगा। पावर उन लोगों को क्या देंगे जो हमारे जी बीच अब इस दौरान मौजूद नहीं है, जिसमें आप अचकन का जिक्र कर रही हैं। अभी जो बातें आप अभी बता रही हैं अपने वीडियोस के जरिए भी, आपको क्यों लगता है कि ये भी बताना जरूरी है एक इतिहासकार के तौर पर? आप जब तथ्यों को आगे बताती हैं और बढ़ाती हैं, तब उसमें एक झूठ का पर्दाफाश, तथ्यों को आगे बढ़ाना, लेकिन उसमें ये एक सॉफ्टर एंगल्स आने क्यों जरूरी है? मुझे लगता है सबसे पहले तो ये, क्योंकि ये माना जाता है कि मुगल हमारी संस्कृति के नहीं थे, मुगल बाहर के थे, और उन्होंने हमारी संस्कृति में कोई योगदान नहीं दिया। मुझे लगता है ये सबसे पहले गलत है। तो इसीलिए ये सारे कल्चरल एस्पेक्ट्स लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं मुगल एम्पायर से। दूसरा, मुझे लगता है कि कोई भी शासक हो, उसका एक सॉफ्ट पावर रहता ही है, और उसी सॉफ्ट पावर के
बल पर वो लंबा राज कर सकता है। जो हार्ड पावर होती है उस पे आप शॉर्ट टर्म में राज कर जाएंगे, लेकिन अगर आपने 300 साल का राज्य जैसे कि मुगलों का था, अगर आपने वो स्थापित करना है और ऐसी लेगेसी कि आप देखिए कि जब बहादुर शाह जफर थे, जबकि उस समय तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस थी भी नहीं मुगल रूलर्स की, ये 19वीं शताब्दी की है, अंग्रेजों का वर्चस्व था, तब भी जो मराठा सिंधिया शासक थे जंकोजी राव, वो बहादुर शाह जफर को एक नजराना भेजते हैं और कहते हैं कि आप मुझे खिलात भेजिए, जो एक तरीके की रोब थी, जो अगर मुगल शासक ने एक बारी पहन ली और किसी को दी गई हो तो माना जाता था कि उनकी बेनेडिक्शन से सराबोर हो गई। तो वो मराठा शासक कह रहे हैं कि आप मुझे खिलात भेजिए, ताकि अगर मुगल खिलात भेजेगा तो मेरी स्टेटस बढ़ेगा। तो ऐसी लेगेसी थी उस समय उनकी, और वो लेगेसी तभी आती है जब आपकी एक बड़ी अच्छी सॉफ्ट पावर हो। अकबर का मकतब खाना में कितने ब्राह्मण्स एम्प्लॉयड थे, और उन्होंने कितनी सारी जो संस्कृत के वर्क से पंचतंत्र, नल दमन, महाभारत, फिर रामायण, उन सबको फारसी में ट्रांसलेट करवाया। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो कल्चरल ब्लेंड है, जो मुगल एम्पायर का कॉर्नर स्टोन रहा, वो सामने लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे शासक यहीं पैदा हुए, तो अकबर यहीं पैदा बिल्कुल हुए, आपकी बात जहांगीर यहीं दुरुस्त है कि पैदा तमाम हुए। ये बादशाह यहाँ पैदा हुए, ये विदेशी नहीं थे। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ आए, इन्होंने भारत में ही शादियां की, भारत में बच्चे और उनके बच्चे पैदा हुए। कई सौ साल की ये पूरी कहानी है। रुचिका, क्या आपको लगता है कि आपके जैसे लोगों का काम बहुत मुश्किल हो गया है, या आपको लगता है काम बहुत अहम हो गया है? जब आप टीवी चैनल पे जाती हैं तो आपको ये नहीं लगता कि वो लोग जो आपको पता है कि उनका जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि वो इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि भाई देखिए मुगल काले थे और जो गैर मुगल थे वो सफेद थे, यानी कहने की कोशिश ये है कि इतिहास को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाने की कोशिश। ऐसे में अगर आपके जैसा व्यक्ति वहां पहुंचता है तो आप क्या योगदान दे रही हैं? अगर 6 के मुकाबले अगर आप एक वहां बैठ जाती हैं तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आप वैधता देती हैं, लेजिटिमाइज देती हैं उन टीवी डिस्कशंस को? मुझे नहीं लगता कि मैं उनको लेजिटिमाइज करती हूँ। मैं इसलिए जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है इन चैनल्स की बहुत रीच है और ये बहुत लोगों तक पहुंचते हैं। तो अगर मुझे उसमें 5 मिनट का भी समय मिल जाए जहां मैं 5 मिनट अपने तथ्य रख सकूं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 4 लोगों तक भी वो अगर बात पहुंचती है और उसमें से 2 लोग इस बात पे विचार करते हैं और किताब उठाते हैं और देखते हैं कि हो सकता है कि मुगलों का जो हमें इतिहास बताया गया हो या सुल्तानों का जो इतिहास बताया गया हो वो अलग हो, तो मुझे लगता है मेरा काम हो गया, मेरे वो 5 मिनट उस समय सार्थक हो गए। तो मैं इसलिए जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है इन चैनल्स की बहुत रीच है, और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी भी है कि ये डिबेट मेन स्ट्रीम में आए, ये फैक्ट्स मेन स्ट्रीम में आए, लोगों को पता चले कि आपको जस्ट बिकॉज 10 साल से झूठ परोसा जा रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि वही आपकी दुनिया है। अगर आप एक वो कूप मंडूक वाली बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि वही आपकी दुनिया है, इसके बियॉन्ड भी फैक्ट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और शायद वही फैक्ट्स हैं जो आपको बताया जा रहा है वो लेकिन झूठ उसके है। बाद तो आई थिंक सोशल मीडिया ये पर मेरा आपके मकसद खिलाफ होता है। काफी जहर उगला गया, प्रोपेगेंडा फैलाया गया, आपको एक अलग तरह से खराब तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई, ये सब सहने को तैयार हैं आप? फिर भी वापस जाएंगी न्यूज चैनल में? अ, अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी, अगर मुझे समय दिया जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी। हाँ, कुछ एक दो एंकर्स हैं जिनका मुझसे एक दो चैनल्स हैं जिनका मैं बिल्कुल बहिष्कार करती हूँ, तो मैं शायद उन पे कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जेएनयू की छात्रा रही हूँ और उन्होंने जेएनयू के खिलाफ काफ़ी जहर उगला है, तो मुझे लगता है वो गलत है। बट अदरवाइज मैं क्यों नहीं जाऊंगी जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उन पे बात अपनी आगे रखने के लिए। ये छीटाकशी तो चलती रहती है, एंड आई थिंक मुझे लगता है ये छीटाकशी इसीलिए होती है किसी पे, क्योंकि आपको पता है कि उसका इम्पैक्ट क्या है और वो कहाँ तक पहुंच रही है लोगों को। तो उस इम्पैक्ट को कट करने के लिए आप तथ्य तो ला नहीं सकते क्योंकि आपके पास है बिल्कुल। नहीं, तो आप ये आखिरी सब सवाल करते भी, हैं। तो मुझे जी लगता हाँ है बिल्कुल, आखिरी सवाल वो जी। ये कि रणनीति क्या होनी चाहिए? जाहिर है एक इतना बड़ा माइटी स्टेट है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते, जिसका आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर इतिहास की किताबों को हम बदलते हुए देख रहे हैं। टीवी चैनल भी उसी का हिस्सा है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भी उसी का हिस्सा है, सोशल मीडिया पे तमाम ये हैंडल्स भी उसी का हिस्सा है। तो उनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी ताकत, और कहाँ एक जरा सी आरफा और दूसरी रुचिका क्या कर सकते हैं हमारे और आपके जैसे लोग? मेरा कभी भी एम स्टेट को चैलेंज करना रहा ही नहीं। मुझे लगता है स्टेट आज है कल नहीं। मेरा एम हमेशा ये रहा है कि लोगों की सोच बदलनी चाहिए, लोग बदलेंगे तो स्टेट बदलेगा। तो मेरा एम कभी भी स्टेट के खिलाफ रहता ही नहीं। मेरा एम ये रहता है कि मैं लोगों को ये समझा सकूं कि आपको जो स्टेट बता रहा है वो एक तरफा है, वो गलत है, और उसमें कितने तथ्य नहीं है ये भी तथ्य है। और मैं चाहती हूँ कि लोगों की सोच बदले, क्योंकि ये जो, चाहे आप मुगल्स का ले लीजिए चाहे आप सुल्तानों को ले लीजिए, ये जो आपस में मजहबी बैर ना होने का जो सिचुएशन था, ये
पहले भी था और मुझे लगता है आज भी कहीं ना कहीं है, और वही हमें लोगों के बीच में ढूंढने की जरूरत है वापस से, जो स्टेट चाहता है कि हम ना करें। तो आई थिंक वो मेरा एम है कि मैं लोगों को बताऊं कि एक टाइम ऐसा भी था जब हम लोग आपस में मजहबी बैर भूल के अच्छे से रहते थे, और एक ब्लेंड ऑफ कल्चरल रिलीजियस ब्लेंड था, कल्चरल ब्लेंड था बहुत अच्छा सा। और वो टाइम के बारे में अगर मैं याद दिलाऊं तो हो सकता है लोगों को समझ आए कि आज का जो पॉलिटिक्स है वो उनको कैसे बरगला रहा है, और उसके खिलाफ उनको जाने की बहुत बहुत जरूरत। शुक्रिया रुचिका शर्मा हमसे बातचीत करने के लिए, और बहुत सारे लोगों की उम्मीद है कि आंखें खुलेंगी आपकी ये तमाम बातें सुनकर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।